हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे अधिगम अक्षमता की परिभाषा और प्रकार में। जैसा कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम आपको करा रहे होंगे आपके इसी चैनल पर। तो आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हम पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता की परिभाषा और उसके प्रकार को देखेंगे यहाँ पे। तो अधिगम अक्षमता के बारे में जो सबसे पहले बताया था, तो 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रिक ने बताया था। सैमुअल क्रिक ने सबसे पहले 1963 ईस्वी में अधिगम अक्षमता शब्द के बारे में सबसे पहले बताया हुआ था। इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर, इन्होंने जिस तरीके से बच्चों का अध्ययन किया उसके आधार पर इन्होंने बताया कि जो अधिगम अक्षमता है ये क्या है। इन्होंने बताया कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे आप अधिगम अक्षमता कहते हैं, तो अधिगम अक्षमता को इन्होंने एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो था उसको वो बताया था। इस अक्षमता से जो ग्रस्त बच्चे थे, इन ऐसे बच्चों की जो सीखने की गति थी या लिखने पढ़ने की जो गति थी, वो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा जो होती है वो कम देखने को मिलती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये बच्चे जो होते हैं, इनकी बुद्धिलब्धि जो होती है वो औसत से कम नहीं होती है। मतलब जैसे सामान्य बच्चे, सामान्य लोगों की बुद्धिलब्धि होती है, उसी तरीके से इन बच्चों का भी आईक्यू लेवल होता है। लेकिन इन बच्चों का जो शैक्षिक स्तर होता है या शैक्षिक निष्पादन होता है, वो शैक्षिक स्तर और निष्पादन इन बच्चों का कम देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो एक अधिगम अक्षमता एक छिपी हुई विकलांगता जो होती है, छिपी हुई विकलांगता के रूप में पाई जाती है। जैसे आप हेयरिंग इम्पेयरमेंट पढ़ते हैं, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी एक छिपी हुई दिव्यांगता होती है, एक छिपी हुई विकलांगता है जिसे हम देख करके नहीं बता सकते जब तक बच्चा रिएक्ट नहीं करता। उसी तरीके से ये भी होता है, आपका अधिगम अक्षमता भी होती है कि जब तक बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है, जो है बच्चा जो है वो अधिगम अक्षमता से ग्रसित है। इसमें हम अगर बात करते हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटी से जो पीड़ित बच्चों की संख्या है समाज में बहुत ज़्यादा होती है। और फिर भी PWD एक्ट 1995 और NTA 1999 के द्वारा लर्निंग डिसेबिलिटी को विकलांगता की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगर हम बात करते हैं तो आपका PWD एक्ट 1995 है और जो आपका NTA 1999 है, इसमें अधिगम अक्षमता को विकलांगता की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगर हम बात करते हैं तो जो आपका RPWD 2016 है, उसमें अधिगम अक्षमता को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। और जो भी बच्चे अधिगम अक्षमता से ग्रसित होते हैं, ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, स्लो लर्नर्स कहते हैं। मतलब धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हम कहते हैं इनको। हम बात कर रहे होंगे अधिगम अक्षमता की परिभाषा की, जो कि सैमुअल क्रिक के द्वारा दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो अधिगम अक्षमता है, वाक, भाषा, पठन, लेखन अथवा गणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक प्रक्रिया में विकास का अवरुद्ध होना ही अधिगम अक्षमता है। कहा गया है कि जो अधिगम अक्षमता है वो बच्चे का किसी भाषा को बोलने में या फिर उसको पढ़ने में, लिखने में, या फिर जो गणितीय प्रक्रियाएं हैं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने में, इन सारी गतिविधियों में विकास का रुक जाना या फिर विकास का धीमी गति से होना ही क्या कहलाता है, अधिगम अक्षमता कहलाती है। हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि अधिगम अक्षमता क्या है, पढ़ने, लिखने या सीखने से संबंधित गतिविधियों में एक रुकावट या अवरुद्ध होना, वो आपका कहलाता है अधिगम अक्षमता। उसके बाद हम अधिगम अक्षमता के प्रकार को समझेंगे। तो अधिगम अक्षमता के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें आपका होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में डिस का अर्थ होता है कार्य की कमी, योमलेक्सिया का अर्थ होता है शब्दों के साथ कार्य में कमी। डिसलेक्सिया एक पठन से संबंधित विकार होता है। डिसलेक्सिया आपका क्या है, एक पठन से संबंधित जो है ये विकार आपका होता है। इसमें बच्चे को जो चीज़ें होती हैं उसको पढ़ने में अक्षमता होती है, या बच्चा चीज़ों को ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाता है। जैसे समान शब्द लिखा गया है, जैसे सा और सा है, तो बच्चा इसमें डिफरेंस नहीं कर पाएगा, इसको ठीक ढंग से उच्चारण बच्चा नहीं कर पाता है। तो जो आपकी डिसलेक्सिया होती है, ये पठन से संबंधित एक प्रकार का विकार होता है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके कुछ लक्षण आप देख लीजिए, जैसे अक्षरों को ना पहचानना, अशुद्ध रूप से पढ़ना, जैसे बच्चा का है तो का को ठीक ढंग से वो नहीं पढ़ पाएगा, अशुद्ध रूप में बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा होता है। सही रूप में अर्थ के साथ न पहचानना, सही उच्चारण को व्यक्त न कर पाना, दाएं एवं बाएं के अव्यक्तीकरण में समस्या, बच्चे को दाएं बाएं का जो व्यक्तीकरण होता है उसमें समस्या होती है। जटिल कौशल के प्रयोग में जैसे व्याकरण आदि में समस्या होती है, तो बच्चे को इन सारी क्रियाओं में को करने में जो है वो समस्या देखने को मिलती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया की। डिस्ग्राफिया जो कि आपकी एक लेखन से संबंधित अक्षमता होती है, मतलब बच्चा ठीक ढंग से चीज़ों को लिख नहीं पाता है, जैसे वो अक्षरों को उल्टा लिख देगा, ई को का लिखना, इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो बच्चा देखता है, मतलब बच्चा ठीक ढंग से, बहुत गंदी हैंडराइटिंग का होना, तो ये सारी चीज़ें उसको वहाँ पे देखने को मिलती है। बच्चा क्या होता है कि किसी भी अपनी बात को लिखकर, जैसे हम और आप हैं तो अपनी भावनाओं को हम एक पेज पर उतार सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को लिख सकते हैं, लेकिन जो भी बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित होगा तो वो ठीक ढंग से चीज़ों को लिख भी नहीं पाएगा। चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से या घटनाओं, किसी भी घटना को क्रमबद्ध रूप से जो है वो लिखने में बच्चे को असमर्थता होती है। बच्चा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों एवं छोटे अक्षरों के प्रयोग में हमेशा गलती करता है, तो जो भी अंग्रेजी के बड़े लेटर्स होते हैं या बड़े शब्द होते हैं उसको बच्चा ठीक ढंग से नहीं लिख पाएगा, तो ये सारी गलतियाँ इसमें देखी जाती हैं। और बच्चे को सैंपल से कॉपियों में जो नकल करने की समस्या है वो भी देखने को मिलती है। ऐसे ही बात कर रहे होंगे डिस्कैल्कुलिया की, तो डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित बच्चों में गणितीय कौशल संबंधित विकार पाया जाता है, मतलब बच्चों में जो गणितीय बच्चा जो भी करता है उसमें गणितीय गणनाएं जो भी होती हैं उसको करने में बच्चे को दिक्कत होती है। जैसे बच्चा अंकों को उल्टा लिखता है, 6 को 3 लिख देना, 3 को 6 लिख देना, इस तरीके के क्रियाकलाप को वो करता है। बच्चा जोड़ घटाव गुणा भाग ये सारी गतिविधियों को करने में बच्चे को कठिनाई होती हैं, जो भी फार्मूले होते हैं मैथ के उसको याद करने में बच्चों को दिक्कतें होती हैं, तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पे बच्चों को देखने को मिलती हैं डिस्कैल्कुलिया के अंतर्गत। ऐसा ही देखिए, ये 3 आपके बहुत मुख्य प्रकार हैं जो कि जहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं, और ये कुछ अन्य प्रकार भी हैं जैसे डिस्प्रैक्सिया होता है। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया क्या है, ये चलन संबंधी एक विकार होता है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं, पैरा लिखा है, ठीक है, PRA लिखा है, इसको आप पैरा पढ़िए, पैर से मतलब पैर पढ़िए, तो पैर से हम चलते हैं, तो ये आपका डिस्प्रैक्सिया जो होती है वो पैर से संबंधित विकार है, मतलब चलन से संबंधित विकार होता है। इसमें बच्चे की क्रियात्मकता के विभिन्न क्षेत्रों की कमी को दर्शाता है। ठीक है, जैसे हाथ हिलाना, ब्रश करना, आँख के संचालन में कमी, जैसे पूरे शरीर को घुमाकर देखते हैं, बर्तन में भोजन करने तथा पीने के लिए कप पकड़ने में समस्या होती है, मतलब एक प्रकार का मोटर डिसऑर्डर हम इसको कह सकते हैं। डिस्प्रैक्सिया एक प्रकार का मोटर डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को जो गामक क्रियाविधि होती है उसको करने में बच्चों को परेशानियाँ हो रही होती हैं। सेम PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम से ये PDF ले लीजिएगा। उसके बाद डिस्थीमिया पढ़ते हैं। डिस्थीमिया तनाव एवं चिंताग्रस्त होना, ठीक है, जिसमें बच्चे क्या होता है कि बच्चा तनाव में होता है, हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। ठीक है, बच्चा स्वयं को बेकार समझना, मतलब इस तरीके की फीलिंग बच्चा अपने अंदर लिए रहता है कि वो किसी काम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, मतलब जो निगेटिव थॉट हैं वो बच्चे के मन में आते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है डिस्थीमिया के अंतर्गत। उसके बाद डिस्मॉर्फिया आता है। डिस्मॉर्फिया ये एक शारीरिक भ्रम से संबंधित है। बालक को यह भ्रम रहता है कि वह खुद को सुंदर समझता है तथा कभी अंगों को छोटा बड़ा समझने लगता है तथा दूसरों की तुलना करना कि मेरे अंग सुंदर हैं या उससे सुंदर नहीं हैं। तो मतलब ये प्रकार की डिस्मॉर्फिया जो होती है एक प्रकार की नकारात्मक सोच से होती है। ठीक है, जिसमें बच्चा क्या होता है कि बच्चे को ये भ्रम हो जाता है कि वो बहुत सुंदर है, उसका हाथ बहुत सुंदर है, पैर बहुत सुंदर है, दूसरे का सुंदर नहीं है। तो इस तरीके की जो शारीरिक भ्रम है बच्चों को वो होती है डिस्मॉर्फिया में। इसके बाद बात करते हैं डिस्फ्रेजिया। डिस्फ्रेजिया आपकी एक भाषा संबंधित विकार होता है, मतलब एक प्रकार का स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा ठीक ढंग से अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता है। उसके बाद डिसअफेजिया होता है। अफेजिया होता है। अफेजिया क्या होता है, ये भी आपका भाषा संबंधित एक प्रकार का विकार होता है, लेकिन इससे ग्रसित बच्चे में मानसिक रोग के लक्षण भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद है बुलिमिया। बुलिमिया में क्या होता है, ये एक भूख से संबंधित विकार होता है।
इसमें बच्चे को ये सही मात्रा में ये पता नहीं होता है कि उसे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कितना नहीं। इससे ग्रसित बच्चा जो होता है, बुलिमिया से ग्रसित बच्चे को जो खाने पे नियंत्रण है बच्चे का वो नहीं हो पाता है, बच्चा नहीं समझ पाता है उसे कितना भोजन करना चाहिए, कितने में उसका पेट भर जाएगा। तो इस तरीके की जो भ्रम होता है वो बच्चे ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो ये था आपका पूरा, आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं उसमें से जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे तो वो आपको करा दिए जाएंगे। आप नोट्स बना सकते हैं या फिर आपको सेम PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।